अगला टॉपिक में हम लास्ट टॉपिक है आधुनिक भारत का राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण में हम लोग लास्ट पढ़ने जा रहे हैं। राजनीतिक में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना उसका प्रशासनिक और आर्थिक नीति था। राजनीतिक में जो इम्पोर्टेंट था भारत विजय, उसमें पलासी बक्सर भी हमने बता दिया। दूसरा अंग्रेज का साम्राज्यवादी नीति, जिसमें दोनों क्यों हंस रही हो? कब से दोनों को अलग करेंगे वहां से। एक इधर आओ। क्या बोले? कल से तुम्हारा यहाँ और उसको वहां रहेगा, दोनों अलग रहेगी। बैठ के बातचीत करते रहती है तो तुम इधर आओगे। हाँ, कल से इधर रहेगी। ठीक है। देशी रियासत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति पहले समझो। टॉपिक नहीं समझोगे कितनों हम दिखा देंगे नहीं समझ में आएगा। फिर वही होगा आम इमली घर में जाके ये पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या पढ़ के आए, किताब में क्या खोजना है। हम बार बार टॉपिक इसलिए लिखाते हैं कि ताकि पहले पढ़ने के पहले समझ में आ जाए कि तुम क्या पढ़ोगे। यहाँ है कि देशी रियासत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति। जब अंग्रेज आया भारत में, जब व्यापारी कंपनी से वो राजनीतिक कंपनी में बदला। राजनीतिक कंपनी में कब बदला था बताओ? दोनों तीनों दांत निकाल रही थी। चलो तुम बताओ, इसका राजनीतिक चरित्र परिवर्तन कब हुआ व्यापारिक से राजनीतिक में? तुम बताओ। तुम बस दांत निकाल रही थी मजे से तीनों। 1757 के पलासी युद्ध में वो व्यापारी कंपनी से कैसा बन गया? राजनीतिक चरित्र बदल गया। 1764 में तो अब स्थापित हो गया, सिद्ध कर दिया कि हम सर्वोच्च हैं, क्योंकि 3 शक्ति को हराया था। तो 1757 से 1947 भारत आजाद हुआ ना। 1757 से 1947 के बीच में अंग्रेजों का भारतीय राजवाड़ा यानी भारतीय राज जो था, राजा था, उसके प्रति उसकी नीति कैसा था, इसी को पढ़ना। अब क्लियर हुआ? ऑल ओवर अगर ये समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया। अब तक तो उधर पढ़ा था कि साम्राज्य विस्तार किया तो युद्ध किया, कर्नाटक, हैदराबाद, मैसूर, पेशवा मराठा, बंगाल में पलासी बक्सर, ये ना सिंध पंजाब में पढ़े थे घर में कहानी किस्सा। पंजाब में शुक्र चकिया मिशन के राजा रणजीत सिंह थे, वहीं से स्टार्ट होता है। एक राजा दिलीप सिंह बनता है, जो बच्चा था उसकी माँ आती है, रानी जिंदा नाम है, जो संचिका के रूप में काम करता है। वहीं से कोहिनूर हीरा जाता है लेके अंग्रेज। चल पता है कहानी, वो तो कहानी था। जो चीजें थी हमने पढ़ा, दिखा दिया था कि ये विजय, ये विजय, ये विजय। बाकी तुमको कहानी पढ़ना। कहानी हम क्या पढ़ाएंगे? कैसे युद्ध हुआ, जो इम्पोर्टेंट था पलासी बक्सर हमने बता दिया। बाकी तो कहानी किस्सा है। कम से कम कहानी तो किस्सा, दादी माँ की कहानी तो पढ़ना चाहिए, वो भी नहीं पढ़ती हो। इसमें संभावित प्रश्न या टॉपिक दीर्घ उत्तरीय मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में देशी रियासत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति, यानी जो ये है, ठीक है। 19वीं शताब्दी के मध्य से देशी रियासत के प्रति ब्रिटिश सरकार की, यहाँ पर है देशी रियासत के प्रति नीति, तो ऑल ओवर हो जाएगा ना। और यहाँ है 19वीं शताब्दी के मध्य से, और फिर एगो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में है मतलब एक ही चीज का, और से मतलब वहां से अंतिम तक। अब क्लियर हुआ? प्रश्न उत्तर तुम लोग एग्जाम में जानते हो, प्रश्न समझ में नहीं आता इसलिए लिख नहीं पाते। ये पूछा क्या? हम ईस्वी नहीं दिए, हम 19वीं शताब्दी मध्य कर दिए और उत्तरार्ध कर दिए। तब से
पूछ रहा है, जबकि तुम पढ़े हो, जब आप बताएंगे तो समझ में आ जाएगा तुमको। अब लघु टिप्पणी में चार चरण में इसकी नीति था। पहले था घेरे की नीति, था ना, 4 चरण में है। तो लघु टिप्पणी में बीपीएससी में जो पूछने का चांस है अधीनस्थ संघ की नीति और समान संघ, 4 गो में लघु टिप्पणी में ही 2 गो पूछेगा, और लॉन्ग क्वेश्चन में पूछने का चांस है तो ये पूछेगा, ये नहीं पूछ सकता। इसलिए बना दी ताकि ये तभी लिख पाओगे जब ये जानो। इसको लिखने के लिए संक्षिप्त में इसके पृष्ठभूमि में चल जाओगे, प्रस्तावना जिसको बोलते हो, ठीक है। अगर ये लिखेंगे 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश सरकार का देशी रियासत के प्रति नीति में, तो पृष्ठभूमि क्या लिखोगे? देशी रियासत की नीति 1757 से 1947 के मध्य 4 चरणों में नीति था। इसके पूर्व ये नीति थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसने अधीनस्थ संघ की नीति और समान संघ की नीति का अनुसरण किया। तो लिखने का कला है। पृष्ठभूमि या प्रस्तावना का मतलब होता है कि उसको कैसे जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको लिखिए पहले टॉपिक रहा। वो 4 चरणों में इतिहासकारों ने बांटा है। एक घेरे की नीति, मतलब घेरे का नीति, प्रारंभ में अंग्रेज जो है देशी रियासत के प्रति घेरे का नीति अपनाया, मतलब सतर्क से, क्योंकि इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी अभी बच्चा था भारत में, क्या था, बच्चा था, इसलिए सतर्क से नीति अपनाया कि क्या करना चाहिए जिससे कि हम यहाँ टिक पाए। उसको बोलते हैं घेरे की नीति। जैसे कर्नवालिस था, अपने मित्रों को सब मजबूत बनाए, शत्रु को लंगड़ा बना दिया था, ठीक है। वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव और लॉर्ड वेलेस्ली का जो सहायक संधि है वो एक प्रकार का क्या है, सहायक संधि, घेरे की नीति, घेर रहा है, उसके दरबार में रहे, तुम्हारे दरबार में रहेगा मेरा सेना, एक तरह से क्या है, चारों तरफ से घेरो, ठीक है। उसके बाद है दूसरा अधीनस्थ पृथ्वीकरण की नीति। उसने इस समय में इसने राज्य जो साम्राज्य विस्तार था इसका, उसको बांटने का प्रयास किया कि कौन मेरा साम्राज्य है और कौन देशी रियासत का, चिन्हित करते हैं, और उसके बाद तक उसको मिलाने का प्रयास है। इसमें था लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड डलहौजी। अधीनस्थ संघ की नीति, अब इस समय जो है चूंकि 1857 का सिपाही विद्रोह हो गया, नहीं हुआ था, तो देशी रियासत ये क्राउन कंपनी की सत्ता किसके हाथ में आ गया, क्राउन के हाथों में आ गया। तो ब्रिटिश सरकार सोचने लगा कि हमारी बदनामी हुई, हमारी गलत नीतियां के कारण विद्रोह हुआ, ऐसा करते हैं हम देशी रियासत को भी थोड़ा महत्व देते हैं, हम अपने पास उसको प्रशासन में अवसर देते हैं, कुछ उसको स्वतंत्रता देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, अधीनस्थ संघ की नीति। मतलब आपको भी हमारे संघ में महत्व दिया जाएगा, आपके साथ आपके अनुसार व्यवहार किया जाएगा, आपकी इच्छा के अनुसार, उसको बोलते हैं अधीनस्थ संघ की नीति। मतलब अब आप भी और समान संघ की नीति यहाँ पे, यानी देश आज़ादी की ओर है। इधर 1935 से 47 के अवधि में देशी रियासत के प्रति जो अंग्रेज का जो नीति रहा, वो एक तरह से बराबरी का, उसको भी प्रशासन में नहीं, देशी रियासत से इतना लोग शामिल हुआ, ब्रिटिश प्रशासन से इतना, संविधान सभा में देखे हो, हाँ, संविधान सभा में देशी रियासत से भी, तो उसी को बोलते हैं समान संघ की नीति, बराबरी का, समान संघ की नीति। क्लियर हो गया? तो हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। अब घेरे की नीति क्या है, फिर पढ़ेंगे अधीनस्थ पृथ्वीकरण की नीति क्या है, इसको विस्तार से संक्षिप्त में लघु आधार पे तो आपको समझ में आ जाएगा, तो आसानी हो जाएगी पढ़ने में। चलिए लिखिए। देशी रियासत के प्रति ब्रिटिश का नीति में हम लोग सर्वप्रथम घेरे की नीति पढ़ेंगे। घेरे की नीति 1757 से 1813 के बीच में था। जो 1757 से 1813 के बीच में कंपनी का जो गवर्नर जनरल यहाँ बन के आया था, उसने जो नीति अपनाया वो घेरने की नीति अपनाया भारतीय राजा के साथ। यानी डायरेक्ट नहीं कि एकदम तुरंत आया जीत ले, घेरने, चाहे वो आर्थिक नीति अपनाए चाहे प्रशासनिक नीति अपनाए, लेकिन सभी में उसका क्या काम था,
कि पहले घेरो इसको, किसी को पराजित करोगे, किसी को मारना है तो सबसे पहले क्या करता है, घेरता है उसको। पर बाद पहले घेरे की नीति अपनाया। घेरे नीति के अपनाने का कारण क्या था, पहले कारण समझ लो, सिंपल। क्योंकि कंपनी अभी भारत में राजनीतिक रूप से बच्चा था, वो राजनीतिक रूप से क्या था, बच्चा था। वो अपने आप को बच्चा मानना था कि अभी हम राजनीतिक रूप से कमजोर हैं, हम अगर डायरेक्ट उस पर अधिपत्य स्थापित कर लेते हैं, उसको विजय प्राप्त करके उसको हटाते हैं तो मेरे लिए नुकसान होगा। घेरे की नीति का कारण देखो, कारण से ही पता चलेगा। राजनीतिक दृष्टि से कंपनी सैन्य का मतलब बच्चा के दौर में था। कंपनी को देशी रियासत का आक्रमण का भय था कि देशी रियासत प्रारंभ में जब कंपनी यहाँ आया था इस अवधि में, तो देशी रियासत बहुत शक्तिशाली था, उसको हमेशा डर बना रहता था कि कहीं हम पे तो नहीं आक्रमण कर रहे। अब कहीं कहीं आपने देखा हुआ, इतिहास में पढ़ते हैं तो आक्रमण किया भी है। कंपनी का भारत में राजनीतिक स्थिति मजबूत नहीं था। ये 3 कारण है। राजनीतिक स्थिति मजबूत नहीं है, अब आक्रमण का भय है। किसका आक्रमण, देशी रियासत का। यहाँ अब यूरोपीय कंपनी नहीं। उद्देश्य क्या है, अब उद्देश्य तो कुछ होगा, ये तो कारण था उद्देश्य। कंपनी अन्य भारतीय शक्तियों के बराबर के स्तर, हम बराबर का स्तर, ऊपर नहीं, अभी कैसा स्तर प्राप्त करना चाहता है, बराबर, कि उसके बराबरी हो जाए, उसके बाद तो हम फिर निपटिए लेंगे। कंपनी अपने अस्तित्व का रक्षा करना चाहता था, ठीक है। कंपनी अपने चारों राज्यों को का एक सुरक्षित घेरा बनाना चाहता था कि ऐसा वो करे कि चारों तरफ से वो सुरक्षित हो जाए, कोई उस पर आक्रमण नहीं करे, कोई देशी रियासत। उद्देश्य ये था। क्या विशेषताएं हैं घेरे की नीति का, रियासतों के प्रति सीमित उत्तरदायित्व की नीति अपनाया। सीमित उत्तरदायित्व, इलाहाबाद की संधि में क्या था, आपको हम पेंशन देते हैं, हमको इस क्षेत्र की दीवानी दे दीजिए, ये था ना सीमित उत्तरदायित्व। तो उतना नहीं, अभी पूरा बोझ नहीं लिया, सीमित, जहाँ से उसको नजराना राजस्व मिले, व्यापार के लिए उसको सुविधा मिल जाए, उतने चीज लिया। जनता का विकास के लिए, जनता के लिए अभी दायित्व नहीं ले रहा है, सीमित उत्तरदायित्व है। सीमित उत्तरदायित्व का मतलब होता है कुछ ही बोझ, बाकी अभी राज्य ही करेगा। द्वैध शासन प्रणाली क्या है, द्वैध शासन प्रणाली प्रशासन में अगर लिखेंगे तो द्वैध शासन प्रणाली, द्वैध शासन प्रणाली, भूराजस्व व्यवस्था, रैयत बारी अस्थायी बंदोबस्त क्या था, सीमित उत्तरदायित्व। कर कौन वसूलेगा, जमींदार वसूलेगा किसान से, तुम हमको दो, तो सीमित उत्तरदायित्व, अभी डायरेक्ट नहीं जा रहा जनता का, और प्रत्यक्ष रूप से इसको क्या बोलते हैं, सीमित उत्तरदायित्व। क्लियर हो गया ना। द्वैध शासन में क्या था, ऊपर में कंपनी रहेगा, नीचे में 2 दीवान होगा, सिताब राय और रजा खान, नाम सुने हो, उसको बनाया था, क्या था, सीमित उत्तरदायित्व। तो रियासतों के प्रति सीमित उत्तरदायित्व का नीति अपनाया, डायरेक्ट नहीं। अभी भारतीय राजा को रहने दिया, तो जनता से वो संपर्क में रहेगा, नहीं कुछ विकास होगा तो जनता तो उसको आलोचना करेगा ना, उसके प्रति आक्रोश, हम तो सुरक्षित है। दूसरा, वो हस्तक्षेप की नीति, अभी हस्तक्षेप नहीं कर रहा, वो हस्तक्षेप के करने लगा डायरेक्ट, लॉर्ड डलहौजी से स्टार्ट होता है। वो निषेध प्रथा पर हस्तक्षेप रोक लगाया, तो क्या हस्तक्षेप है। ये सब इस काल में, कल तो तुम नहीं आए थे, तो इस काल में जो जितना गवर्नर था वो हस्तक्षेप नहीं करता था, वो हस्तक्षेप की नीति। बफर स्टेट बनाने पर बन गया। बफर स्टेट किसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए ये भारत, ठीक है, यहाँ था मैसूर, यहाँ है पेशवा, मराठा जिसको बोलते हैं, यहाँ था निजाम, ठीक है। तो ये इसका क्षेत्र है, अब ये इसका क्षेत्र है, ये इसका क्षेत्र है। तो कंपनी जो है यहाँ पे ये क्षेत्र ले लेता था, तो ये बफर स्टेट हो गया। ये दोनों मिलके दोस्ती नहीं कर सकता संधि, ये कर सकता है, क्योंकि बीच में कौन है, कंपनी है, बीच में कौन है, कंपनी, उसी को बोलते हैं बफर स्टेट।
बफर स्टेट का मतलब एक जगह बना लेना, ठीक है, सुरक्षित जगह। जिसे चुक्का खेले हो गाँव में, हाँ, चुक्का होता था, एक बहुत बड़ा घेरा होता था, एक घेरा यहाँ पे एक आदमी को यहाँ रखता था और यहाँ रहता था बहुत सा, यहाँ पे रहता था। ये दो पार्टी होता है, एक पार्टी फील्डिंग करता है टाइप का, क्रिकेट का एक रूप है, और दूसरा पार्टी ये घेरे में रहेगा। ये घेरा से बाहर आएगा तो ये इधर जो मान लीजिए कोई आदमी है, इसको छू देगा तो वो मर जाएगा, मतलब तुम अब बाहर रहो, अभी बैठो, तुम खेल नहीं सकते हो। सब खेले हो, खेले हो। ये क्या है, एक तरह से बफर स्टेट है ना, इसी के अंदर में है। इसी तरह ये क्षेत्र जो है कंपनी ले ले, ऐसा संधि करता था कंपनी किसी देशी रियासत के साथ, राजा के साथ, कि दोस्ती कोई नहीं कर सकता, एक राजा दूसरे राजा के बीच में, वो बीच में रहता था हमेशा। उसकी नीति ही थी बफर स्टेट बनाना। व्यवहारिक न्याय में कहाँ दिखता है वास्तव? इलाहाबाद की संधि, श्रीरंगपट्टनम का संधि मैसूर, सलवाई और वसीम का संधि पेशवा, ठीक है। और सहायक संधियां तो बहुत से सहायक संधियां थी, लॉर्ड वेलेस्ली का, और द्वैध शासन प्रणाली और भूराजस्व व्यवस्था। मुख्य रूप से भूराजस्व व्यवस्था में कंपनी जब राजस्व वसूली की बात आई तो जमींदार को रहने दिया। क्यों? क्योंकि कंपनी जानता था कि अगर हम जमींदार को हटा देंगे तो विरोध हो जाएगा, क्योंकि पूर्व से परंपरागत रूप से जनता का लगाव किसके साथ था? जमींदारों के साथ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का चरित्र कैसा था? विदेशी था। साथ ही और ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य क्या था? अधिक से अधिक धन प्राप्त करना, चाहे अकाल आ जाए, किसान को पैदावार हुआ कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, हमें क्या चाहिए? राजस्व। तो अगर कंपनी डायरेक्ट जनता से राजस्व लेता तो जनता में शोषण होता, जनता आक्रोशित होता, फिर जनता का अगर आप काम नहीं करते विकास का काम, तो उससे जनता में असंतोष की भावना उत्पन्न होती, तो बदनाम कौन होता? कंपनी। ऐसे जमींदार को बीच में रख दिया, जाने जमींदार, ये है ना। बड़े ब्लॉक में कोई भी काम होता है, सिंपल समझो तो अच्छा काम तो उपलब्धियां हम ही को, अगर नहीं उसका हुआ तो आक्रोश भी हमारा ही, क्योंकि वो हमें जान रहा है। काम अगर उसको किसी नीति के कारण नहीं हुआ, किसी नियम के कारण नहीं हुआ, वो सरकार के द्वारा ऑलरेडी नियम बनाया गया है, तो उसी नियम को हम अनुपालन करेंगे। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि ये नियम वहाँ से है। जैसे अभी 30 रुपया सस्ता शुल्क लेना है प्रत्येक वार्ड से, जहाँ से हम कचरा प्रबंधन कर रहे हैं, कचरा को उठाव कर रहे हैं, तो क्योंकि सरकार का आदेश है तो 30 रुपया तो लेना है, 1 रुपया का पर डे प्रत्येक घर से, और महीना में 30 रुपया। तो जनता क्या कहती है? ये वीडियो साहब अपने नियम बनाया है, आया तो अपने आप को क्या समझता है? पैसा 30 रुपया ले रहा है। अरे भाई सरकार का नियम है, कितनों हम समझाते हैं कि सरकार का नियम है, वो नहीं समझने का, वो नहीं समझ। पहले कहाँ होगा ऐसा, आपको पहले कहाँ होगा ये बात बोला। हमारे वार्ड में भी, रहका में भी चल रहा है, तो वही बात है। कंपनी इसीलिए यहाँ पे घेरे की नीति, घेरे की नीति का मतलब दूसरे अर्थों में वो हस्तक्षेप, मतलब हस्तक्षेप नहीं, उतना तक ही जितना तक वो बचा रहे, बदनाम ना हो। यानी यहाँ पे कंपनी सीधा समझो बदनाम ना हो, और साथ में धीरे धीरे वो अपना जगह बनाए, उस तरह की नीति अपनाए। क्योंकि कंपनी जानता था कि अभी हम भारत में राजनीतिक रूप से कमजोर हैं, भारतीय शक्ति रियासत शक्तिशाली है, मराठा शक्तिशाली था, टीपू सुल्तान शक्तिशाली था, पढ़ोगी तो पता चलेगा। इसलिए उसने इस तरह की नीति अपनाया, घेरे की नीति। चलिए लिखिए घेरे की नीति। चलिए अगला देखते हैं, अधिनष्ट पृथ्वीकरण की नीति क्या है। अधिनष्ट पृथ्वीकरण का नीति का अर्थ समझो तो प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करना, किस पर? देशी रियासत पर। तो देशी रियासत पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करना मतलब देशी रियासत के अर्थव्यवस्था और राजनीति, समाज अभी नहीं, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक पर प्रत्यक्ष नियंत्रण डायरेक्ट स्थापित करना, उसी को क्या कहते हैं?
अधीनस्थ पृथ्वीकरण की नीति। क्लियर हो गया ना? अगर पूछेगा कि अधीनस्थ पृथ्वीकरण की नीति किसे कहते हैं, तुम बोलोगे कि अधीनस्थ पृथ्वीकरण की नीति ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1813 से 1857 के अवधि के मध्य अपनाया गया। इस अवधि के दौरान कंपनी देशी रियासत पर प्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति अपनाया। वस्तुतः यह प्रत्यक्ष नियंत्रण आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में। क्लियर हुआ? अभी यानी देशी रियासत के पैसबा और जो इधर उधर करते रहता था उस पर कंट्रोल, अभी पैसवा पर कंट्रोल। आपको राजनीति कर रहे हो उस पर किसी को कंट्रोल कर लोगे तुम तो तुम उसको पराजित कर दोगे, चाहे वो कितना बलवान है। दो चीज पे उसका नहीं कहता है कि किसी को भी कमजोर करना है तो उसको आर्थिक रूप से पहले कमजोर करो। भारत पाकिस्तान हमेशा हमला कराते रहता था, आतंकवादी हमला भारत पे होता था, पर इंडिया सबसे बेहतर दिमाग लगाया कि पहले उसका आर्थिक कमजोर करो, आर्थिक रूप से उसके साथ जितना व्यापारिक संबंध था उस सब समाप्त किया, और उसके बाद उसको राजनीतिक रूप से कमजोर करो। मतलब कोई भी अन्य देश उसके साथ अच्छा संबंध नहीं विकसित हो। अमेरिका के साथ भी, आखिर अमेरिका के साथ भारत का अच्छे संबंध का क्या कारण है? पाकिस्तान को बायकॉट करवाना, अलग थलग करवाना उसको, राजनीति। तो वो हुआ राजनीतिक रूप से। ठीक उसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने देशी रियासत के प्रति नीति अपनाया। पहले आर्थिक रूप से कमजोर करे, उसके बाद राजनीतिक रूप से। क्लियर हो गया? इसी समय में आपको रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, कृषि का वाणिज्यीकरण, ये सब नीति आया था। आप समझते हैं कारण क्या था? सहायक संधि प्रणाली लाया था लॉर्ड वुलेजी ने। उसके कारण भारतीय राजाओं की दुर्बलता सामने आ गया, यानी भारतीय राजा दिवालिया हो गया, बहुत विलासी हो गया। पढ़ाए थे ना? तो अंग्रेज को लगा हो अब तो इसको जीत लेंगे, अब इसके क्षेत्र पे हम नियंत्रण कर लेंगे, क्योंकि उससे कमजोरी पता चल गया देशी रियासत का। किससे? किस नीति से? सहायक संधि प्रणाली से। फ्रांस में नेपोलियन का पतन हो गया था, क्योंकि फ्रांस बहुत शक्तिशाली था उस समय जब नेपोलियन था। जब नेपोलियन का पतन हुआ फ्रांस में तो अंग्रेज को लगा अब तो हम फ्रांसीसियों को भी खदेड़ देंगे, यहाँ से भगा देंगे। क्लियर हो गया? कंपनी मुक्त व्यापार की नीति अपनाए। मुक्त व्यापार का नीति का मतलब कंपनी यहाँ पे अगर ये यहाँ से माल ले जाएगा कंपनी तो उसको टैक्स नहीं लगेगा। उधर से भी कंपनी का माल आएगा तो भी टैक्स नहीं लगेगा। कंपनी को छोड़कर अन्य कोई व्यापार करेगा तो उस पर टैक्स लगेगा। मुक्त व्यापार मुक्त कर दिया टैक्स से। तो व्यापार तुमने मुक्त व्यापार कर दिया, नीति व्यापार के अंतर्गत तुमने मुक्त व्यापार की नीति अपनाया, वो करने लगेगा तो उसके लिए बाजार चाहिए ना, कच्चा माल चाहिए कि नहीं? कि खाली कर दिया आप कहीं तुम्हारा खरीदने वाला कोई नहीं, क्या फायदा? तुमको कच्चा माल मिल ही नहीं रहा है तो क्या फायदा? तो उसके लिए क्या आवश्यक था? वो ब्रिटिश यानी देशी रियासत के जो राजा का जो क्षेत्र था, जो अर्थव्यवस्था थी, जो कृषि था, उद्योग था, व्यापार था, उस पर क्या करना है? नियंत्रण करना है। तभी तो तुम ये नीति को क्रियान्वयन कर सकते हो, इस नीति को व्यवहारिक अपना सकते हो, व्यवहारिक रूप से क्रियान्वयन कर सकते हो, इस नीति को आप सफल कर सकते हो। तो इसीलिए इसने प्रत्यक्ष नियंत्रण अपनाया। कारण ये था राजनीतिक रूप से सहायक संधि प्रणाली से भारतीय राजा के कमजोरियां उजागर हुआ। नेपोलियन का पतन हो चुका था जो शक्तिशाली था फ्रांस का, और मुक्त आर्थिक क्षेत्र में मुक्त व्यापार नीति अपनाया। उद्देश्य क्या है? ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति को ठोस रूप देना है। साम्राज्यवादी नीति प्रारंभ कौन किया था? कौन गवर्नर जनरल था? लॉर्ड वुलेजी। तो उसको आगे बढ़ाना था कि नहीं? तो आगे कौन बढ़ाया उसका साम्राज्यवादी नीति का? लॉर्ड डलहौजी। तो उसने विलय नीति लाया था। तो देखो, राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करना। तो लॉर्ड डलहौजी ने राजनीतिक क्षेत्र में कैसे प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया कि राज्य को किस श्रेणी में बांट दिया? नियम ला दिया, गोद निषेध वाला ला दिया ना। तो क्या है? राजनीतिक नियंत्रण स्थापित नहीं कर रहा है। और आर्थिक क्षेत्र में नियंत्रण स्थापित करने के लिए क्या किया? मुक्त व्यापार नीति। अंग्रेज
अंग्रेजी सर्वोच्चता को क्या करना था, यानी अंग्रेज सर्वोच्च है, मुगल सर्वोच्च नहीं है, देसी रियासत सर्वोच्च नहीं है, अंग्रेज को सर्वोच्च करना था। इस नीति के अंतर्गत अधीनस्थ पृथ्वीकरण की नीति का उद्देश्य था। विशेषताएं क्या है, क्या अपनाया, युद्ध नीति, विलय नीति एवं क्षेत्र विस्तार पर बल दिया। जहां जरूरत पड़ा युद्ध किया, जहां जरूरत पड़ा कि नीति के विलय नीति के तहत कुशासन के आधार पे, गोद निषेध पर नियम के आधार पे विलय कर दिया, यानी फाइनली क्षेत्र विस्तार पर बल दिया। देशी रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन करने पर बल दिया। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, सबको अधीन कर रहा है कि नहीं, तो ये क्या है, देशी रियासत को अधीन, किसके अधीन, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन। देशी रियासत को अन्य राज्यों से अलगाव करने पर, अगर जो नहीं मिला तो उसको अलग रखो, कोई एक देशी रियासत दूसरे देशी रियासत एक साथ नहीं रहेगा, उसको अलगाव करो, ठीक है। युद्ध के साथ साथ क्या चीज का नीति अपनाया, संधि, युद्ध और संधि दोनों साथ साथ। देशी रियासत क्षेत्र में आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र पर क्या, कैसा नियंत्रण, प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने पे बल दिया। यही थी आपका अधीनस्थ पृथ्वीकरण की नीति। चलिए लिखिए, चलिए अगला हम देखते हैं अधीनस्थ संघ की नीति। अधीनस्थ संघ की नीति क्या था, देख लो, ये था, मतलब जो ब्रिटिश क्राउन का सत्ता आ गया, तब ब्रिटिश क्राउन 1858 के अधिनियम पारित करके तब यहाँ पे जो व्यवस्था स्थापित किया, उस व्यवस्था में अब देशी रियासत को भी महत्व दिया गया, यही था। इसी को बोलते हैं अधीनस्थ संघ की नीति, मतलब उसे भी महत्व दें। इसके पहले क्या था, देशी रियासत को घेरो, फिर उस पर नियंत्रण करो, किसी तरह कमजोर करके उसको जीत लो। लेकिन क्या हुआ, परिणाम 1857 का बहुत बड़ा विद्रोह हो गया था। इससे कंपनी का ब्रिटिश सरकार के नज़र में पहले था क्या, देखो पहले समझो, ये चीज हमको शायद लगता है कि तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो। ये इंग्लैंड है, ठीक है, इंग्लैंड है, यहाँ पे, यहाँ इंग्लैंड में जो क्राउन है, ब्रिटिश सरकार इसको कहते हैं, क्राउन है ब्रिटिश सरकार, इसको समझ लोगे तो समझ में आ जाएगा। ब्रिटिश सरकार हम जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और उसके बाद इसके अंतर्गत था कंपनी, वो कंपनी का कई कंपनी था, जो भारत में आया तो उस कंपनी का नाम क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी। से अभी भारत में बहुत सा कंपनी है, धीरूभाई अंबानी का, अंडानी का, ठीक है ना, कई कंपनियां हैं ना। तो उसी तरह वहाँ पे बहुत सी कंपनियां थी। तो जो भारत आया उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया। ईस्ट मतलब पूरब। इंग्लैंड से भारत किस दिशा में है, पूरब की दिशा में है, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी इसका नाम रखा, ईस्ट इंडिया। रुको, इसको पहले समझाते हैं तुमको, फाइनली लास्ट में कंक्लूजन करते हैं। तो फाइनली समझाते हैं एक चीज, जो कि हम वो समझा देंगे तब तुम जो पढ़ी हो वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हमें लग रहा है कि हम कभी क्राउन बोलते हैं, कभी कंपनी बोलते हैं, तो बहुत लोग समझ पा रहा है, बहुत लोग हवा मोड़ रहा होगा, हमको लगता है। तो भी सच्ची हवा मोड़ रहा है, हमको पता है, हम जानते हैं। हंसते क्यों, मुस्कुरा रहे हो, कल तुम मुस्कुरा नहीं रहा था, क्यों मुस्कुरा रहे हो। चलो आ गया उद्देश्य, देशी रियासत के आक्रोश को क्या करना, कारण क्या था, 1857 का विद्रोह हो गया था, हुआ था ना, लॉर्ड डलहौजी के गोद निषेध पर था, या लॉर्ड गैरिल्ली के सहायक संधि, इससे बहुत से कारण थे। कारण एक दिन नहीं होता, कारण बहुत पीछे से चलता रहता है, और जब उसमें कोई तत्कालीन घटना होती है तो वो फूट जाता है, नहीं फूटता है। उसी तरह जैसे गांव में भी किसी के साथ झगड़ा रहेगा तो मारपीट जिस दिन हुआ कोई छोटा कारण बनता है। अच्छा ये बताओ कि एक घर का दूसरे घर के दोनों बच्चे के लड़ने से तुम देखता होगा कि पूरा मारपीट हो जाता है, लाठी घायल मर्डर तक हो जाता है, तो वो तत्कालीन कारण है। कहीं न कहीं इसकी ये जो घटना का पृष्ठभूमि में पहले से कोई वैमनस्य की भावना है, या जमीन का झगड़ा होगा या कुछ और झगड़ा होगा, वो तत्कालीन कारण होता है।
ठीक उसी प्रकार 1857 का विद्रोह का तत्कालीन कारण चर्बी वाला कानून मामला जो था वो था, लेकिन कारण तो पहले से चल रहा था। राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सांस्कृतिक कारण, प्रशासनिक कारण पहले से चल रहा था। तो क्या हुआ कि कंपनी भारत में शासन कर रहा था, तो कंपनी का उद्देश्य था शोषण करना। ठीक है, वो हम आगे बताएंगे। जब ये टॉपिक खत्म करेंगे तो तुमको आज क्लियर करेंगे कौन सा। पहले यहाँ जान लो कि अधीनस्थ संघ की नीति क्यों अपनाया। कारण ये था कि 1857 का विद्रोह हो गया था। विद्रोह कौन किया था? सिपाहियों ने, देसी रियासतों ने, जमींदारों ने, ये सब ने किया। 1857 ईस्वी के विद्रोह से उत्पन्न समस्याएं, कई समस्याएं उत्पन्न हुआ होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के समझ, अंग्रेजों के समझ, उद्देश्य क्या था इस नीति को अपनाने का? देसी रियासत के आक्रोश को समाप्त करना। देसी रियासत के आक्रोश को क्या करना? समाप्त करना। स्थानीय शासकों की वफादारी, समर्थन एवं सहयोग। अब क्या अपनाया नीति? ये नहीं, अब ऐसे नहीं होगा। देसी राजा जो उसको अब सहयोग प्राप्त करें तभी हम भारत पे शासन कर पाएंगे। अंग्रेजों का अभ्यास हो गया था 1857 में। अगर भारतीय राजाओं में, जमींदारों में एक उद्देश्य होता, एकल उद्देश्य होता, तो शायद भारत आजाद 1857 में ही हो गया होता। एक उद्देश्य नहीं था। जमींदारों की जमींदारी छीनी तो वो अपना चक्कर में थे। राजा का राज विस्तार छीना, राज सम्राट छीना तो वो अपने की कैसे लौट जाए। सैनिकों का अपना उद्देश्य, किसानों का अपना उद्देश्य, सब अपना अपना उद्देश्य महत्वाकांक्षा के लिए लड़ रहा था। एकल उद्देश्य नहीं था। अगर एकल उद्देश्य होता कि अंग्रेजों को भगाना है, यहाँ से शोषणकारी सत्ता को भगाना है, भारत को इससे आजाद कराना, लक्ष्य क्या होता है? यह उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्त करना एक, तो शायद अंग्रेज 1857 में ही चला गया था। इसीलिए कहा जाता है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है। लेकिन उद्देश्य एकल नहीं होने के कारण विफल हो गया। क्लियर हो गया ना? तो अंग्रेजों की आभास हो गया था कि भारतीय राजा बहुत शक्तिशाली है। अब शासन भारत में करना, इसको अलग करके इस पे आक्रोश का नीति अपना के इस पे जबरदस्ती करके हम नहीं कर सकते। अब इसको विश्वास में लेना होगा, इसको अपने प्रशासन में जगह देना होगा, इसको इज्जत देना होगा, इसको प्रतिष्ठा देना होगा, तभी हम यहाँ पे शासन करेंगे, कर पाएंगे। ये किसके दिमाग में आया? अंग्रेज के दिमाग में। उसी को बोलते हैं अधीनस्थ संघ की नीति। क्लियर हो गया कि अब उसका सहयोग चाहिए। तो ये देखो, देसी रियासत के आक्रोश को समाप्त करना जो पहले से चला आ रहा था। दूसरा, स्थानीय शासकों, स्थानीय शासकों का मतलब देसी रियासत की वफादारी, समर्थन एवं सहयोग प्राप्त करना। तब क्या नीति अपनाया? इसकी विशेषताएं, तो देसी रियासत को विलय करने का नीति, नहीं करने का नीति। आप विलय नहीं करना, संतुष्ट करने के लिए आप विलय नहीं करें। क्लियर हो गया? भारतीय प्रशासन में देसी रियासत को श्रेष्ठ स्थान देने की नीति अपनाया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो नीति लाया, प्रशासनिक व्यवस्था लाया, उसे देसी रियासत को जगह दिया, ऊंचे पद दिया, खुश होने लगा धीरे धीरे। अगला, देसी रियासत को गोद लेने का अधिकार क्या किया? लौटा दिया कि अब आप गोद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी एक प्रकार का अधीनस्थ संघ का नीति या एक प्रकार का रक्षात्मक नीति था। रक्षात्मक नीति कहा जाता। रक्षात्मक कि अब किसी तरह सेव करो अपने आप को, नहीं तो फिर खैर फिर कहीं ना 1857 से विद्रोह हो जाएगा। खैर नहीं कहता, सेफ्टी हो जाओ, रिजर्व हो गया। तो ये रक्षात्मक नीति था। व्यवहारिक क्रियान्वयन में 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ, पता है कि नहीं? 1876 का राष्ट्रीय उपाधि नियम आया। इसमें लिप्टन ने था ना, लिप्टन ने ब्रिटिश महारानी को, ब्रिटिश सम्राट को भारत का सामग्री घोषित किया कि यही सब कुछ है, क्योंकि अब मुगल सत्ता समाप्त हो गई। 1857 में समाप्त हो गया ना। 1928 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना, मतलब इसमें आप देसी रियासत को कोई समस्या है तो बताइए। अंग्रेज संगठन बनाया, इसमें देसी रियासत को बुलाता था कि आपको कोई समस्या है, आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, विचार विमर्श करने के लिए। क्लियर हो गया है? और बटलर कमेटी का गठन हुआ था। बटलर कमेटी क्या था बता? देसी रियासत के साथ संबंध निर्धारण करना कि आपके साथ जैसा वो विचार, इसमें जैसा विचार देता था
इस समिति का फिर गठन किया, वैसा उसके साथ संबंध बनाना, यानी इसमें विचार विमर्श करता था। एक तरफ देशी रियासत का राजा सब बैठता था, एक तरफ अंग्रेज बैठता था, गवर्नर वायसराय, और उससे पूछता था क्या समस्या है आपके क्षेत्र का, क्या प्रॉब्लम है बताइए, नोट करता था। उस समय से नीति प्रशासन का निर्माण होता था। अब बटलर कमेटी का गठन हुआ था देशी रियासत और अंग्रेजों के बीच संबंध बनाने के लिए, कैसा संबंध हो। क्लियर हो गया। इसमें प्रश्न पर विचार विमर्श, देशी रियासत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को विचार विमर्श, और इसमें देशी रियासत के संबंध पीटी पूछेगा तो ही मारोगे। क्लियर हो गया। चलो लिखो। अब देशी रियासत का सबसे अंतिम नीति क्या था? समान संघ की नीति। समान संघ की नीति का मतलब होता है कि जो ब्रिटिश का जो संघ बनाया था उसमें देशी रियासत को अब जगह दिया जाए, ठीक है, उसमें उसको स्थान दिया जाए। पहले था बैठने, इसके पहले जो पढ़ा था कौन सा था? समान संघ की कौन नीति था? अधीनस्थ संघ की नीति में विचार विमर्श के लिए बैठाता था। सीट अभी उसको आरक्षित नहीं किया था चुनाव के लिए, और इसमें अब क्या किया? सीट भी दे दिया कि आप इस क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं, आप प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया। ये अंतर है समान संघ की नीति में। प्रस्तावना 1935 से 1947 के मध्य ये नीति अपनाया था, देशी रियासत को ब्रिटिश संघ में शामिल करने की नीति। कारण क्या था? तो राष्ट्रीय आंदोलन दीर्घ चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, उसके बाद कई आंदोलन चल रहे हैं, वामपंथी आंदोलन चल रहा है, किसानों का आंदोलन चल रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन भी 1942 में हुआ। तो देशी रियासतों द्वारा किसको समर्थन दिया जा रहा था? अंग्रेज को या राष्ट्रीय आंदोलन को? दरभंगा महाराजा ने समर्थन दिया था ना राष्ट्रीय आंदोलन को, पता ही होगा। उसी प्रकार देशी रियासत उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों का उद्देश्य क्या था इस नीति को लाने का? राष्ट्रीयता की भावनाओं के उभार को नियंत्रित करना, राष्ट्रीय आंदोलन को, दूसरे रूपों में राष्ट्रीय आंदोलन को दबाना, राष्ट्रीय आंदोलन को दबाना, आंदोलन को दबाना था। ठीक है। प्रकृति या विशेषताएं, तो क्या नीति अपनाया? संवैधानिक सुधारों पे बल दिया। क्या कैसी नीति अपनाया? संवैधानिक सुधारों पे बल दिया, और देशी रियासत को भी संघ में शामिल करने पे बल। तो संवैधानिक सुधार में प्रमुख कौन है? 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1947 का भारतीय अधिनियम। भारत क्या हो गया? अंग्रेज यहाँ से कहाँ चल गए? अपना घर इंग्लैंड। तो ये था आधुनिक भारत के इतिहास का ब्रिटिश के नीति के अंतर्गत उसकी राजनीतिक नीति, राजनीतिक दृष्टिकोण। कने युद्ध किया, कने संघ किया, देशी राजा के साथ कैसा नीति अपनाया, यही था इसका मूल कॉन्सेप्ट। अब जो हम पढ़ाएंगे आपको, वो पढ़ाएंगे ब्रिटिश सरकार का प्रशासनिक नीति, प्रशासनिक सुधार। क्या पढ़ाएंगे? अब उसके प्रशासनिक नीति पढ़ाएंगे। तब उसका क्या पढ़ाएंगे? उसकी आर्थिक नीति। तब उसका क्या पढ़ाएंगे? उसके सामाजिक एवं सांस्कृतिक नीति क्या था। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो राजनीतिक नीति खत्म हो गया ना। तो इसको आप अच्छे से एनसीईआरटी एक बार पढ़ ले। नोट्स हमने दे दिया है। नोट्स को किताब पढ़ने के बाद एनसीईआरटी हो या बी एल ग्रोवर हो, जो किताब आप पढ़ें, एक बार किताब जरूर पढ़ लीजिए, एक नज़र। ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको जो बचा कुचा चीज़ें हैं, कहानी जब किस्सा, इस अनुसार पढ़ने के बाद किताब हमेशा जब क्लास खत्म हो जाए, टॉपिक खत्म हो जाए, तब पढ़िए। तब आपको समझ में आने लगेगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं, आपको क्या छांटना है, क्या समझना है, क्या नोट करना है। तो किताब एक बार रीडिंग जरूर मार लें, 1 से 2 बार। उसके बाद नोट्स को बार बार रिवीजन करें। हमने जो नोट्स दिया है वो नोट्स और क्लास नोट्स को, आपको पीटी भी क्लियर हो जाएगा, मेंस का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और आप भूलेंगे नहीं, हमेशा आपको याद रहेगा। तो ये था ब्रिटिश सत्ता का, औपनिवेशिक सत्ता का राजनीतिक नीतियाँ, साम्राज्यवादी नीतियाँ आपको हमने वीडियो से बताया। अब आप प्रशासनिक नीतियाँ पढ़ाएंगे। उसके पहले एक टॉपिक हम आपको समझाते हैं ताकि आपको आसान हो जाए, और जो अभी पढ़े वो भी चीज़ें आसान हो जाएगा। तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।